दोस्तों, बिहार स्पेशल की क्लास जो हम कर रहे हैं उसमें हमने अभी तक मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया है। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था उसका नाम बृहदत्त था। 184-85 ईसा पूर्व में इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग जो नामक जो इसका मतलब कि सेनापति होता है वही कर देता है। और उसके बाद एक वंश की स्थापना करता है जिसको शुंग वंश बोला जाता है। मौर्य काल के बाद जो छोटे छोटे राज्य आएंगे उनको मौर्योत्तर काल बोला जाता है, क्योंकि इनका बहुत लंबा कार्यकाल या बहुत फेमस कार्यकाल नहीं रहता। उसके बाद जब गुप्त आएंगे तो उसको गुप्त पीरियड बोल दिया जाता है। तो मौर्योत्तर काल में बहुत सारे वंश आएंगे, शुंग वंश आएगा, कर्ण वंश आएगा, मित्र वंश आएगा। और इन्हीं के दौरान जो बाहरी जो आक्रमण होते हैं, ISPK जिनको बोला जाता है, इंडो ग्रीक, पार्थियन, शक, कुषाण, इन सब के विषय में भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी मतलब कि जानेंगे। लेकिन ये है बिहार स्पेशल की क्लास। देखो, बिहार स्पेशल क्लास है, ये हिस्ट्री की क्लास तो है नहीं कि हम पूरी तरीके से डिटेल जानेंगे। बिहार से जो चीजें रिलेटेड होंगी सिर्फ उन्हीं को जानने की कोशिश करेंगे। उतना ही हम जानेंगे जितना बिहार में पूछा जाता है। ठीक है, देखो, शुंग काल हम सबसे पहले शुरू करते हैं। इसकी स्थापना किसने की? जिसने बृहदत्त को मारा उसी ने इसकी स्थापना की। एक हिसाब से ये जो है वैदिक पुनर्जागरण था। इसकी स्थापना किसने की? शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। यह एक तरीके से ब्राह्मण वंश था, क्योंकि यहाँ पे वैदिक पुनर्जागरण फिर से दोबारा होता है। अभी तक मौर्योत्तर काल था जो बौद्ध धर्म जैन धर्म का काल था। उसके पहले जो वैदिक काल था वो मतलब कि ब्राह्मण धर्म का काल था। और अब फिर दोबारा ही ब्राह्मण धर्म का उदय होता है, इसलिए इसको वैदिक पुनर्जागरण बोल देते हैं। और ये जो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, ये क्या करता है? ये बृहदत्त की हत्या करके एक नए साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, ये जो है जालंधर और साकाल, जिसको सियालकोट बोला जाता है, वहां तक इसका क्षेत्र का विस्तार हो जाता है। इसकी जो नीति होती है ये आक्रमण करने की नीति होती है, ये आक्रामक नीति अपनाता है। ठीक है, और इसके समय ये भी होता है कि बाहर से भी बहुत सारे आक्रमण होते हैं। इसने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुट राम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयास किया, क्योंकि ये मौर्य से रिलेटेड थी, इसलिए इसने नष्ट करवाने का प्रयास किया। बाहरी आक्रमण इसके समय पे होता है। यूनानी शासक संभवतः ड्रेमेटियस ड्रेमेटियस जो एक यूनानी शासक था, उसका आक्रमण इसी के समय में वो पाटलिपुत्र में होता है। 185 BC में गार्गी की संहिता में ये लिखा हुआ है। उसके अनुसार हमको ये पता चलता है कि पाटलिपुत्र में शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग के दौरान ट्रेमेटियस का आक्रमण होता है। साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कलिंग के राजा खारवेल ने 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे आक्रमण किया है, ये भी हमको पता चलता है। पुष्यमित्र की राजधानी कहाँ थी? पुष्यमित्र की राजधानी पाटलिपुत्र जो थी वो तो थी ही, इसने एक नई राजधानी MP का जो विदिशा वाला क्षेत्र है उसको बनाया। तो इसकी 2 राजधानियां बनती हैं। पहली जो होगी पाटलिपुत्र होगी, और दूसरी जो राजधानी होगी वो कौन सी होगी? MP का जो विदिशा वाला एरिया होगा वो इसकी राजधानी बन जाएगी। और जब ये विदिशा को राजधानी बनाता है तो विदिशा का ही कुमार मात्य अपने पुत्र अग्निमित्र को बनाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाता है। कौन करवाता है बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ? तो ये जो पुष्यमित्र शुंग है ये बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाता है। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। और ये सब चीजें हमको कहाँ से? साक्ष्यों के माध्यम से हमको ये चीजें पता चलती हैं। ठीक है, अब देखो, अंग और मगध जो एरिया है वहां से मतलब कि इसने कीमती उपहार प्राप्त किए, ये हमको जानना है। तो अंग और मगध से इसने कीमती उपहार प्राप्त किए। इसने क्या किया? बहुत सारे जो बुद्ध के स्तूप थे उनको नष्ट भी किया। इसने ये जो पूरा शासन करता है ये अपने 8 पुत्रों के माध्यम से शासन करता है। कलिंग मतलब कि अंग और मगध से ये जो उपहार प्राप्त करता है, ये कहाँ से हमको पता चलता है? कलिंग राजा जो खालबेल है उसके अभिलेखों से ये सब चीजें हमको पता चलती हैं। उसके बाद इसके जो ये पुष्यमित्र शुंग है, इसके बाद शासक कौन बनता है? इसके बाद एक और जो मतलब कि इन्हीं के वंश का एक राजा था भागवत, वो शासक बनता है। और लास्ट में शासक बनता है देवभूति। थोड़ा थोड़ा ही बता रहा जितना पूछा जाता है। लास्ट में शासक बनता है देवभूति। ये अल्पवयस्क शासक होता है और इसी की हत्या इसका एक मंत्री रहता है। जिस तरीके से हत्या का क्रम चला आता है वही वो यहाँ भी जारी रहता है। इसकी हत्या कर देता है एक वासुदेव कण्व नामक एक इसका मंत्री था, वो इसकी हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम होता है कण्व वंश। तो 75 जो है BC से लेके 30 BC तक
कौन सा शासन काल रहता है? कण्व वंश का शासन काल रहता है। ठीक है, इसकी राजधानी भी क्या रहती है? इसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही रहती है। संस्थापक कौन है जिसने इसकी हत्या की? वो कौन है? वो वासुदेव कण्व है। तो यही है इसकी स्थापना, मतलब की संस्थापना करेगा। और ये भी ब्राह्मण धर्म ही है, मतलब कि ब्राह्मणों का काल ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है। 9 साल तक ये जो है क्या कहते हैं, कण्व वंश का जो शासक वासुदेव है ये शासन करेगा। उसके बाद ये वासुदेव जो शासन किया, पहला शासक हो गया। लास्ट जो शासक होता है इसका सुशर्मा होता है, सुधर्मा या सुशर्मा नाम रहता है इसका। ये शासन करता है और इसी की हत्या सिमुक नामक एक, मतलब कि जो क्या कहते हैं वहां पे आदमी रहता है, वो कर देता है। और यही सिमुक बाद में आगे चल के सातवाहन वंश की स्थापना करता है। कण्व वंश के बाद थोड़े समय के लिए पाटलिपुत्र में मित्र जो वंश है, मित्रवंश, उसका मतलब कि वर्चस्व रहता है या उसकी स्थापना होती है। लेकिन बहुत ज्यादा देर तक टिकते नहीं, क्योंकि ये जो अंध सातवाहन वंश है इनका उधर आक्रमण हो जाता है। और जो मतलब कि पाटलिपुत्र की तरफ है बहुत सारे जो अन्य वंश हैं, जो विदेशी आक्रमण है वो होते हैं, जिनका नाम है क्या कहते हैं, ISP के, जो मैं बताने वाला हूँ। सातवाहन वंश का मतलब कि कहाँ स्थापना होती है? ये प्रतिष्ठान जो मुंबई के आसपास महाराष्ट्र वाला एरिया है, वहां पे सातवाहन वंश की स्थापना होती है। और इसका संस्थापक कौन होता है? इसका संस्थापक होता है सिमुक। कलिंग जो है उस समय कौन, मतलब कि कलिंग की स्थापना कौन करता है? कलिंग जो राज्य है उसकी स्थापना करता है मेघ वर्मन राजा होता है, चेदी वंश का यही संस्थापक होता है मेघ वर्मन, वही कलिंग राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, चलो। अब जो विदेशी आक्रमण होते हैं उनको एक कोड है ISPK, इसके द्वारा मैंने इसको याद किया है, ऐसे ही आप भी याद करेंगे। ISPK का मतलब है किसका, मतलब ये क्रम है कि कौन सबसे पहले आक्रमण किया, उसके बाद कौन आक्रमण किया, उसके बाद कौन आक्रमण किया। इससे चीजें याद रहती हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया। इंडो ग्रीक जो यूनानी थे उन्होंने आक्रमण किया। तो ये हो गए, डेमेटियस का आक्रमण होता है। शक आए, उसके बाद मध्य एशिया के चारागाह, मतलब कि चारागाह वाले एरिया से ये लोग, शक वाले लोग आए थे, तो इनका आक्रमण होता है। उसके बाद पार्थियन जो ईरानी पहलव वंश के होते हैं, इनका आक्रमण होता है। गुंडो फर्नेस एक बहुत प्रसिद्ध राजा होता है इनका, उसका आक्रमण होता है। उसके बाद कुषाण आते हैं। चीन के सीमांत क्षेत्र से जो कबीला होता है, सूची कबीला या बूची कबीला जो भी होता है, उनका आक्रमण होता है। इन्हीं का एक प्रसिद्ध राजा होता है कनिष्क, तो इनका आक्रमण होता है। बिहार स्पेशल में नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री के रूप में तो पढ़ना ही है, उतना ही बताऊंगा जितना आपके काम का है। ठीक है, अब आ जाओ गुप्त काल में। देखो, अब हम पढ़ेंगे गुप्त काल, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे काम का हो। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा गुप्त काल ही पढ़ा दूं मैं, वो फिर आपको बोरिंग भी लगेगा और आपके काम का भी नहीं रह जाएगा। थोड़े थोड़े चीजें हैं, उनको बताते हुए आगे निकलना है। ठीक है, गुप्त काल के विषय में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? गुप्त काल के विषय में जो जानकारी मिलती है वो विशाखा दत्त का जो रचित देवी चंद्र गुप्तम है, उससे हमको गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। और इसमें कौन से राजा के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसमें एक राजा रामगुप्त है, इसका वर्णन हमको मिलता है किसमें? जो विशाखा दत्त की देवी चंद्र गुप्तम है। हरिसेन जो इनका दरबारी इतिहासकार होता है, इसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति रचित की जाती है, उनसे हमको गुप्त काल की जानकारी मिलती है। फायान है, उसका विवरण है, उससे हमको जानकारी मिलती है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख है, इससे हमको गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसी भानुगुप्त के एरण अभिलेख में हमको सती प्रथा का सबसे पहली बार वर्णन मिलता है। गुप्त काल को ही जो है प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय हिंदू धर्म की, संस्कृति की, कल्चर की, मंदिरों की स्थापना की बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। साहित्य की रचना होती है, स्थापत्य की, कला की, ये सब चीजें देखने को मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि ये गुप्त साम्राज्य का जो है वो क्या, मतलब कि स्वर्ण काल है। मतलब ये गुप्त थे कौन? ये गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। तो हमने ये जान लिया कि गुप्त साम्राज्य के विषय की जानकारी हमको कहाँ कहाँ से मिलती है। और जो गुप्त काल है इसको स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है ये भी हमने समझ लिया। इसमें सामंतवाद जो है खूब तेजी से प्रचारित होता है, ब्राह्मणों को खूब सारी जमीनें दान में दी जाती है। और राजधानी भी गुप्त साम्राज्य की वही रहती है, पाटलिपुत्र। और एक नई राजधानी जो विदिशा बनी थी वो भी इनकी राजधानी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। गुप्त काल का जो काल रहता है दोस्तों, वो कब से कब तक रहता है? गुप्त काल का जो काल है 240 AD से लेके 550 AD तक रहता है। तो ये आपको 240 AD का मतलब ईस्वी से शुरुआत हो गई। ठीक है, तो ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक, यहाँ तक अभी तक ईसा पूर्व चल रहा था, लेकिन अब चीजें ईस्वी पे आ गई। ठीक है, ये समझ गए आप।
हम सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के विषय में ये जानते हैं कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। वहीं से चीजें शुरुआत होती हैं। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त। इसने महाराजा की उपाधि ली थी। इत सिंह जो एक चीनी यात्री था उसने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां दी थी कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, ये श्रीगुप्त था। ठीक है। मंदिर निर्माण जो है भारत में गुप्त काल से ही शुरुआत हो जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सब चीजें हमको देखने को मिलती है। तो मंदिर निर्माण की जो प्रथा है कहाँ से चालू हो जाती है, गुप्त काल से चालू हो जाती है। उसके बाद दूसरा एक राजा बनता है घटोत्कच। घटोत्कच ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके विषय में बहुत सारी मतलब कुछ भी जानकारी हमको देखने को नहीं मिलती है। महत्वपूर्ण शासक ये नहीं है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक बनता है वो होता है चंद्रगुप्त प्रथम। यही चंद्रगुप्त प्रथम ही क्या कहते हैं, जो मतलब कि वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का यही माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। यही जो श्रीगुप्त होता है, जो इस मौर्य साम्राज्य का मतलब कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक होता है, वो 24 गांव मंदिर बनाने के लिए दान में देता है। क्योंकि तभी से हमको मंदिर बनाने की प्रथा मतलब गुप्त साम्राज्य के दौरान ही देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये जो हम आ जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पे, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम पे। चंद्रगुप्त प्रथम का जो कार्यकाल रहता है दोस्तों, ये 320 से लेके 335 ईस्वी तक रहता है। ये गुप्त साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक होता है। ये किस चीज की उपाधि लेता है, ये महाराजा धीराज की उपाधि लेता है। ये आपको याद रखना है कि ये पूछता है कि कौन सा साम्राज्य को या कौन सा राजा गुप्त वंश का किस चीज की उपाधि लेता है। बहुत सारे सवाल मैंने इस पे देख रखे हैं। ठीक है। पहला शासक जिसने रजत सिक्के चलाए, तो ये आपको याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का कौन सा ऐसा राजा है जो उसने पहली बार रजत सिक्के या चांदी के सिक्के चलाए, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम है। गुप्त संवत की शुरुआत भी इसी ने की है। 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत कौन करता है, चंद्रगुप्त प्रथम करता है। विक्रम संवत जो है, थोड़ा सा इसके विषय में भी जान लो। विक्रम संवत जो है 58 बीसी से शुरू होता है और शकों को पराजित करके विक्रम संवत की शुरुआत होती है। शक संवत जो होता है वो कब से शुरू होता है, 78 एडी से शुरू होता है कुषाणों द्वारा। यही शक संवत को भारत सरकार यूज करती है अपने मतलब चीजों में। ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि शक संवत को भारत सरकार यूज करती है। विक्रम संवत जो है मतलब कि शकों को पराजित करके चलाया गया। गुप्त संवत जो है 320 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है इनका एज। विक्रम संवत 58 बीसी में है, शक संवत 78 एडी में है और गुप्त संवत जो है 320 ईस्वी में है, 319 बीस ईस्वी में। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। इवन यूपीपीसीएस तक में भी पूछा गया है। राजा रानी के सिक्के किस गुप्त सम्राट ने चलाए, तो राजा रानी के सिक्के जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए। संयुक्त नाम से सिक्के चलवाता था, राजा रानी के सिक्के चलवाता था। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है। भाषा इस समय कौन सी थी, भाषा इस समय संस्कृत भाषा थी। सबसे फेमस जो रूलर होगा यहाँ पे वो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। अभी उसके विषय में भी हम जानेंगे, थोड़ा थोड़ा ही जानेंगे। अब आओ समुद्रगुप्त। इसके बाद जो राजा बनता है गुप्त साम्राज्य का वो समुद्रगुप्त बनता है। इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 335 से लेके 375 ईस्वी तक। तो ये आपको याद रखना है। ये जो गुप्त मतलब कि समुद्रगुप्त होता है ये बहुत ही आकांक्षी शासक होता है। ये अपने आप को मतलब कि नेपोलियन बनना चाहता है, विश्व विजय करने की सोचता है। तो इसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और कौन कहता है, वी.ए. स्मिथ हैं, उन्होंने इसको भारत का नेपोलियन कहा है। किसने कहा है, वी.ए. स्मिथ ने। किसको कहा है, समुद्रगुप्त को क्या कहा है, भारत का नेपोलियन कहा है। ये जो है दक्षिण भारत का भी, उत्तर भारत का भी सबको जीतना चाहता है और एक सफल अभियान करता है। ठीक है। तो दक्षिण भारत के राज्यों को जीत लेता है ये मतलब कि समुद्रगुप्त, और उत्तर भारत के भी राज्यों को जीत लेता है। दक्षिण भारत का सफल अभियान किया, गुप्तों का सर्वाधिक विस्तार किया। दक्षिणापथ का युद्ध, दक्षिण भारत को जब जीतता है दक्षिण के राज्यों को, तो 12 दक्षिण के राज्यों को जीतता है जिसको दक्षिणापथ कहा जाता है। उत्तर के राज्यों को जीतता है, उत्तर के 9 राज्यों को जीतता है जिसको आर्यावर्त का युद्ध कहा जाता है। तो 9 उत्तर के राज्यों को जीतता है, उत्तरापथ कहलाता है। 12 दक्षिण के राज्यों को जीतता है तो दक्षिणापथ कहलाता है। तो आपको इससे जुड़े हुए कोई भी शब्द एग्जाम में दिख जाए तो आपको समुद्रगुप्त को ही टिक करना है। ठीक है। कि दक्षिणापथ का युद्ध किसके बीच में हुआ, उत्तरापथ का युद्ध किसके बीच में हुआ, आर्यावर्त का युद्ध किसके बीच में हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ जाना है।
सर्वाधिक विस्तार गुप्त साम्राज्य का इसी के समय में होता है। आर्यवर्त का मतलब है उत्तर की तरफ इसने युद्ध किया, दक्षिणापथ का मतलब है दक्षिण की तरफ युद्ध किया। समुद्रगुप्त जो रहता है ये संगीत प्रेमी था। इसके जो सिक्के होते हैं बीड़ा बजाते हुए इसकी आकृति के मतलब कि चित्र है कि ये समुद्रगुप्त जो है बीड़ा बजाता हुआ दिखता है। इसके सिक्के पर इस तरीके का वर्णन है और ये संगीत प्रेमी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आओ प्रयाग प्रशस्ति पर। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है वो किससे किससे रिलेटेड है। वो अशोक से रिलेटेड था, वो जहांगीर से रिलेटेड है, वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। तो 3 लोगों से रिलेटेड है प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख, तो इससे भी रिलेटेड है। यहाँ पे जो इसके दरबारी कवि हरिसेन हैं उन्होंने इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखा है। इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर समुद्रगुप्त के विजय जो अभियान है उनका वर्णन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसके विजय अभियान है, उसके साम्राज्य का विस्तार है, इन सब चीजों का वर्णन है। हरिसेन कौन थे? ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक और कविराज की उपाधि ली थी। इसके पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसने किसकी उपाधि ली थी? कविराज की, विक्रमांक की उपाधि ली थी। ये भी बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके सिक्के पर पर क्रमांक, व्याघ्र पर क्रमांक, ये अति अप्रतिरथ, ये सब देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। वासु बंधु मंत्री, ये कौन था? ये बौद्ध धर्म का था, इसी के समय था। तो ये जो समुद्र के गुप्त के विषय में बहुत सारी चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। मोटा मोटा आपको प्रयाग प्रशस्ति याद रखना है, आर्यावर्त का युद्ध, दक्षिणापथ का युद्ध और हरिशेण वाली चीजें, मतलब कि प्रयाग प्रशस्ति से लिखा। कविराज वाली चीजें लिखना आपको याद रखनी है। पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, भारत का नेपोलियन किसने कहा था, ये सारी चीजें समुद्र के विषय में आपको याद रखना है। ठीक है, अब आओ चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में। यही तो मेन रूलर है, मतलब कि गुप्त साम्राज्य का। ये 380 से लेके 412 ईस्वी तक, 380 से लेके 412 ईस्वी तक ये जो है रूल करता है। इसके काल को गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय में सबसे ज्यादा कला, संस्कृति, साहित्य, इन सब पे काम हुआ और इनका विकास हुआ। नवरत्न जो है इन्हीं के दरबार में थे, मतलब चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इसी के दरबार में नवरत्न थे। इसकी भी राजधानी बनती है, राजधानी पहली पाटलिपुत्र होती है, दूसरी इसकी राजधानी उज्जैनी होती है। शिक्षा का प्रमुख केंद्र ये उज्जैनी को बनाता है। ठीक है, शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमांक या परम भागवत इसी को कहा जाता है। तो विक्रमादित्य की उपाधि कौन धारण करता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमांक या परम भागवत भी इसी को कहा जाता है। पहली बार चांदी के सिक्के चलाता है। ठीक है, तो ये पहली बार चांदी के सिक्के कौन चलाता है? चंद्रगुप्त सेकंड। अभी हमने एक फैक्ट और देखा था यहाँ पे, उसमें शायद पहला रजत शासक जिसने रजत सिक्के चलाए वो चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो चंद्रगुप्त सेकंड नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है आप लोग। नवरत्न इसके जो दरबार में थे, कालिदास थे, धन्वंतरी थे, ये सब लोग थे, वरामिरे थे, वररुचि थे, छपड़क थे, अमर सिंह, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, घट कर पर थे, ये सब मतलब कि अमर सिंह थे, ये सब इसके दरबार में नवरत्न थे। कालिदास की बुक क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, विकाग्मित्र, रघुवंश जो है महाकाव्य है, ऋतु संहार है, कुमार संभव है महाकाव्य है, विक्रमो वर्षी है, भारत के शेक्सपियर, इनको कालिदास को कहा जाता था। धन्वंतरी जो है आयुर्वेदाचार्य थे। वरामिहिर की बुक है पंच सिद्धांतिका, वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। अमर सिंह की बुक है अमरकोश, वो भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। कुबेर नागा, नागवंश की राजकुमारी से ये विवाह करता है। जो नागवंश की राजकुमारी थी उसका नाम था कुबेर नाग या कुमार नागा। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। सौराष्ट्र और मालवा का क्षेत्र भी ये अपने राज्य में मिला लेता है। ये वैवाहिक संबंध ये भी बनाता है। वाकाटकों जो पश्चिम भारत में थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और उनकी पुत्री थी प्रभावती, उससे ये विवाह करता है। ये सारी चीजें करके वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। चीनी यात्री जो फायान है इसके दरबार में आता है, और लेकिन ये दरबार में जरूर आता है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय है इससे मिलता नहीं है फायान। तो ये ट्रेवलर था, उसकी एक ट्रेवलर अकाउंट है, बुक है फो क्यों की, तो यह चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आता है लेकिन चंद्रगुप्त से मिलता नहीं है। इसकी किताब का नाम है फो क्यों की। फो क्यों की ये किसकी किताब है? फायान की। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेहरौली का लोहा, मेहरौली या मेहरवाली का लोहा अभिलेख वो किससे संबंधित है? वो चंद्रगुप्त सेकंड से ही संबंधित है। ठीक है, ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब आओ आगे।
इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है कुमारगुप्त। ये मतलब कि ब्राह्मण धर्म की तरफ थोड़ा सा झुकाव इसका ज्यादा रहता है। ब्राह्मण धर्म का मतलब कि इस समय उत्कर्ष भी हो रहा, क्योंकि ये सब सारी मतलब गुप्त साम्राज्य जो है ये ब्राह्मण धर्म की तरफ ही मतलब कि झुका हुआ काल है, ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड ही काल है। गुप्त जो कुमार गुप्त है इसने महेंद्र आदित्य की उपाधि ली, नालंदा महाविहार की स्थापना करवाई। नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा महाविहार है, उसकी स्थापना किसने करवाई थी? नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? वो कुमार गुप्त ही शासक था जिसने इसकी स्थापना करवाई थी। विक्रमशिला जो भागलपुर में, उसकी स्थापना किसने करवाई थी? वो धर्मपाल शासक है, वो दूसरा शासक है, उसने विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। गुप्त काल के सर्वाधिक अभिलेख जो है किसके मतलब कि राज्य के हैं? वो कुमार गुप्त ही शासक था जिसके राज्य के सर्वाधिक अभिलेख है गुप्त साम्राज्य के। मंदसौर अभिलेख जो एमपी मालवा में मिलता है, इसी के शासन काल के बारे में पता चलता है इस अभिलेख से। तो मंदसौर अभिलेख से किसके शासन काल का पता चलता है? तो कुमार गुप्त शासक है उसके शासन काल का पता चलता है। ठीक है। बिलसड़ अभिलेख है जो एटा यूपी में, इससे क्या पता चलता है? इससे गुप्त जो शासक हैं इनकी वंशावलियों का पता चलता है। तो मंदसौर अभिलेख से कुमार गुप्त के विषय में पता चलता है। और जो ये कहाँ पे है मंदसौर अभिलेख? एमपी में है, ठीक है, मालवा में। और बिलसड़ जो अभिलेख है ये एटा यूपी में है। इससे गुप्त वंश की जो वंशावलियां हैं उनके विषय में हमको जानकारी मिलती है। ये जो शासक था इसने भी बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाए, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जानना, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त, आ जाओ स्कंदगुप्त के विषय में जानते हैं। 455 से लेकर 467 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। इसी के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट घटना घटती है, जो हूण जो ट्राइब थी, हूण ट्राइब का आक्रमण इसी के काल में होता है। ये मध्य एशिया की बर्बर जो ट्राइब होती है, हूण यहाँ से आए हैं, आते हैं और यहाँ पे आक्रमण करते हैं, और स्कंदगुप्त क्या करता है? इनको हराता है। और इसके प्रमाण हमको कहाँ से मिलते हैं? जूनागढ़ अभिलेख है जो गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख है, प्लस भीतरी स्तंभ लेख जो यूपी का गाजीपुर का है, वहां से ये जानकारी हमको मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। तो ये आपको याद रखना है। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील जो जूनागढ़ में गुजरात में सुदर्शन झील है उसका भी निर्माण करवाया था। ये भी हमको इन्हीं अभिलेखों से मिलता है, मतलब की जानकारी इसकी मिलती है। शक्रादित्य या देवराय की इसने उपाधि ली। तो देवराय या शक्रादित्य की उपाधि किसने ली? तो याद रखना है आपको, ये स्कंदगुप्त ने ली है। ठीक है। चीनी वंश के शासक शांग के दरबार में अपना राजदूत भेजता है। तो कौन सा राजा है गुप्त साम्राज्य का जो चीनी वंश के शासक शांग के दरबार में अपना राजदूत भेजता है? तो वो है स्कंदगुप्त। तो ठीक है, मोटी मोटी जानकारी आपको मतलब कि गुप्त साम्राज्य के विषय में मिल जाती है। विष्णुगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक रहता है। तो अंतिम शासक कौन सा रहता है? ये मतलब कि विष्णुगुप्त। ये हमको कहाँ से जानकारी मिलती है? ये जानकारी हमको जूनागढ़ अभिलेख में परीक्षित वच्छा है, वहां से हमको ये जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है गुप्त साम्राज्य को लेके? हूणों को आक्रमण किसके समय पे होता है? स्कंदगुप्त के समय में, अभी आपने पढ़ा। शकों का आक्रमण किसके समय होता है? चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। ये भी आपको याद रखना है। मेहरौली स्तंभ का संबंध किससे है? अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त सेकंड से। इसी में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय मतलब कि किसको दिया जाता है? वो चंद्रगुप्त सेकंड को ही दिया जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली के कुतुब मीनार के पास मेहरौली का स्तंभ लेख जो बनवाया है, वो स्तंभ एक खड़ा है, वो देखिए इतना पुराना होके भी उसमें जंग नहीं लगी है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का विकास गुप्त साम्राज्य के दौरान ही होता है। परम भागवत की ये उपाधि भी लेता है। जो गुप्त शासक है ये वैष्णव धर्म या भागवत धर्म को मानते थे, देवताओं से अपनी तुलना करते थे। ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड जो राजा था वो वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपना साम्राज्य का विस्तार करता है, जो मैंने आपको पहले बताया। नागवंश की राजकुमारी से विवाह करता है, वकाटक की पुत्री से विवाह, प्रभावती से विवाह करता है, और कदम्ब जो है कर्नाटक कुंतल देश है वहां की राजकुमारी से भी विवाह करता है। तो इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ किया। अच्छा, इसने अपनी पुत्री का विवाह जो प्रभावती थी उसका विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन के साथ किया था। तो पश्चिम भी इसके मतलब कि सहयोग में आ गया। ठीक है। ये जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट जो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी है उससे चंद्रगुप्त फर्स्ट विवाह करता है, चंद्रगुप्त सेकंड नहीं। तो आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी है। अब आ जाओ, श्रीलंका का राजा मेघवर्मन था। ये जो श्रीलंका का राजा मेघवर्मन है इसने गया में एक बौद्ध धर्म या बौद्ध मठ की स्थापना करने की अनुमति समुद्रगुप्त से मांगी थी। तो कौन सा ऐसा राजा था जिसने समुद्रगुप्त से ऐसी अनुमति मांगी थी? तो वो राजा था
मतलब कि मेघवर्मन। ठीक है, अब आ जाओ ये जो प्रशासन था गुप्त साम्राज्य का, उसके विषय में जानते हैं। प्रशासन जो गुप्त साम्राज्य का था वो इस तरीके था, शंक्वाकार, मतलब कि ऊपर के हिस्से पे राजा मतलब शासक मेन रहता था, और नीचे जो है प्रांत के स्तर पर प्रांत के उपरिक या गोप्ता या भोगपति नामक अधिकारी रहते थे। ऊपर के स्तर पर सम्राट शासन करेगा और उसके नीचे प्रांत होंगे, प्रांतों में प्रांत के मतलब कि जो शासक होंगे उनको उपरिक बोला जाएगा, गोप्ता बोला जाएगा या भोगपति बोला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। सेना का जो प्रमुख होगा उसको महाबलाधिकृत बोला जाएगा। पुलिस जो होगा, पुलिस का जो प्रमुख होगा उसको महादंडपाशिक बोला जाता था। न्यायाधीश का जो हेड होता था उसको महादंड नायक बोला जाता था। तो सेना का बल से याद कर लो, पुलिस का दंड से याद कर लो, न्यायाधीश का मतलब कि दंड नायक से याद कर लो। इसका दंड पाशिक है, इसका दंड नायक है। युद्ध प्लस संधि जो होती थी उसको संध विग्रहिक, जो इनका जो हेड होता था उसको संध विग्रहिक बोला जाता था। इस समय जो लैंड रेवेन्यू था, मतलब कि जो कर की दर थी, 1/4 से लेके 1/6 तक होती थी। इस समय उद्रंग एक प्रकार का कर था, मतलब एक प्रकार का भूमि कर था। तो आपसे पूछा जाएगा उद्रंग क्या था इस टाइम पे, तो एक प्रकार का भूमि कर था। मंदिर स्थापत्य इस समय बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पता ही है कि मंदिरों का विकास होता है, स्थापत्य का विकास होता है। इस समय तिगवा जो जबलपुर है वहां पे एक मंदिर बनता है, विष्णु मंदिर बनता है। तो मंदिरों का विकास कब होता है? गुप्त काल के दौरान होता है, और तिगवा जबलपुर में एक विष्णु मंदिर बनाया जाता है। देवगढ़ जो झांसी है वहां पे एक दशावतार मंदिर बनता है, तो झांसी में दशावतार मंदिर बनता है गुप्त साम्राज्य के दौरान ही। भीतर गांव कानपुर में एक मंदिर बनता है, ईंट से निर्मित मंदिर होता है। ये सवाल पूछा गया है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, वो कानपुर में है, और ये मंदिर ईंट से बना है, ये भी पूछा गया है। पतन का कारण क्या होता है? सामंतवाद। इस समय सामंतवाद का विकास होता है, बहुत ज्यादा भूमि दान में दी जाती है, जिससे जो है साम्राज्य की भूमि वो बढ़ती चली जाती है और साम्राज्य विखंडन की ओर बढ़ता चला जाता है। कुछ चीजें हैं नोट के रूप में दी गई हैं, वो भी याद कर लो। महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है, गुप्त काल में ही बना था। ठीक है। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से है। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति है, शाहाबाद से हमको प्राप्त होती है। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण जो है गुप्त काल में ही होता है। तीर भुक्ति जो आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल जो है, ये गोविंद गुप्त जो है, ये चंद्रगुप्त सेकंड का छोटा पुत्र था। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बिहार से चीजें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा। वराह मिहिर जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मतलब कि वराह मिहिर ने ये बताया कि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। ये किसने बताया? ये वराह मिहिर ने बताया। आर्यभट्ट जो इसी के समय मतलब गुप्त काल के दौरान ही रहते हैं, उन्होंने मैथ के विषय में जानकारी दी, शून्य के विषय में जानकारी दी, पाई के विषय में जानकारी दी, सूर्य सिद्धांत के विषय में जानकारी दी, जियोमेट्री के विषय में भी वराह मिहिर ने ही हमको बताया। ब्रह्मगुप्त जो गुप्त साम्राज्य के दौरान थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। पाणिनि जो है इसके काल में नहीं थे, ये आपको ध्यान में रखना। पाणिनि जो है पुष्यमित्र शुंग के काल में थे। तो गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड जो जो चीजें थी मैंने सारी आपको बता दी। ठीक है, तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ से हमारा गुप्त साम्राज्य भी खत्म हो जाता है। अब गुप्तोत्तर काल से जुड़ी हुई जो चीजें बिहार में होती हैं, अब हम उनको जानते हैं। जल्दी जल्दी मेरा बताने का पर्पज क्या है दोस्तों? 71th बीपीएससी आ रहा, उसमें बहुत कम टाइम है, और बिहार में जो पूछा जाता है वो भी एकदम फैक्चुअल रूप पे पूछा जाता है। आपको लंबी चौड़ी जानकारी दे के मैं क्या करूंगा? आप ही का तो नुकसान करूंगा कि बातों में घुमाता रहूंगा। जो 2 मिनट की चीजें उसको 2 घंटे में बताऊंगा। नुकसान फाइनली किसका होगा? आप एक बार भरोसा तो करो, मैंने इंटरव्यू दे रखा है, सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं और कितना टाइम किस चीज में देना चाहिए मुझे अच्छे से पता है, आपसे ज्यादा पता है। तभी कह रहा है कि एक बार भरोसा करो और चीजों को जिस तरीके से दे रहा उस तरीके से लेते जाओ, याद करते जाओ, और ये नोट्स अपने सामने रखना, पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। और तब आप एग्जाम में जाओगे एकदम कॉन्फिडेंट होके जाना, आपसे सारे सवाल बन जाएंगे जो बिहार स्पेशल से आएंगे। लिख के देता हूँ कि 35 से 40 सवाल जो ये 10-20 क्लास लेने वाला हूं मैं, इन्हीं से आएंगे। बस एक बार रट के तो जाओ। ठीक है, चलो ठीक है।